टॉपिक इज योगा प्रैक्टिसेस फॉर एनहांसिंग मेंटल हेल्थ एंड कैपेसिटीज। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे कि योगा क्या है, या योगा की कौन सी प्रैक्टिसेस को हम यूज करके अपने मेंटल हेल्थ और मेंटल कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो मेंटल हेल्थ का फिनोमिना आ रखा है, ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ने दे रखा है, एक वेस्टर्न फिनोमिना आ रखा है। हमारे देश में हम मेंटल हेल्थ को आप रिलेट कर सकते हैं मन से। मन और मस्तिष्क की दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। मस्तिष्क या जो आपका ब्रेन है वो अलग है और मन का एक कॉन्सेप्ट अलग है। तो मेंटल हेल्थ को आप इस तरह से समझिए कि हम अपने मन पर किस तरह से नियंत्रण प्राप्त करें, अपने मन की समस्याओं से किस प्रकार से निजात पाए। क्योंकि हमारे हिंदी में कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को जीतने की कला के बारे में हम जानेंगे कि योग से हम किस तरह से अपने मन को जीत सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो पहले आप समझिए योग होता क्या एक्चुअली। तो योग इज ऑल अबाउट हार्मनी एंड यूनियन। देखिए, जब आप यूनिवर्स के साथ एक हार्मनी में रहते हैं, एक यूनियन में रहते हैं, आपका एग्जिस्टेंस की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती और किसी के एग्जिस्टेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो किसी भी प्रकार का मानसिक द्वंद्व या मेंटल जो डिसऑर्डर होता है वो होने की चांसेस नहीं रहते। तो योग का मतलब है एक ऐसा लाइफस्टाइल जिस लाइफस्टाइल में आप एक यूनियन के साथ जीते हैं, आप यूनिवर्स के साथ एक यूनियन में रहते हैं, आप अपने साथ एक यूनियन में रहते हैं, आपका माइंड और बॉडी जो होता है कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो योग इज ऑल अबाउट हार्मनी एंड यूनियन, यूनियन ऑफ क्रिएटर एंड क्रिएशन। जिसने बनाया और जिसको बनाया, जब वो यूनियन में आ जाएंगे तो कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता तो किसी प्रकार का मन में जो होता है, ये मस्तिष्क में होता है, जब द्वंद्व नहीं रहता तो किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। If there is no conflict, there will be no distortion, there will be no diffraction, there will be nothing negative. Okay? It is also a union of mind and body, heart and soul. ठीक है? You and universe. So yoga is all about connecting. Yoga is about being one with the universe. Next slide में we'll see कि अब हम लोग कहते हैं हमारे लाइफ में डेली हम लोगों को स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेस होने की वजह से हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं या मेंटल एफिशिएंसीज हैं वो कम हो गई। हम लोग कहते हैं स्ट्रेस की वजह से हम अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे। तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बोल दिया कि देयर इज नो वर्क विच इज स्ट्रेसफुल, इट इज योर इनएबिलिटी टू मैनेज योर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस दैट मेक्स इट स्ट्रेसफुल। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है, क्योंकि देखिए इसीलिए कहते हैं सत्य कड़वा होता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रेस में लोग जी रहे हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हैं। ठीक है, कोई वो एथलीट हो जो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हाउसवाइफ हो, आपकी मदर ही हो, सुबह सुबह का टाइम होता है जब आप लोगों ने स्कूल जाना होता है, सब काम होते हैं, हस्बैंड ने काम पे जाना है, तो वो लेडी एक साथ कितनी सारी चीजों को मैनेज कर रही होती है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन या स्ट्रेस का एग्जिस्टेंस हमारी इनएबिलिटी की वजह से, और वो इनएबिलिटी 3 लेवल पे होती है, या तो हमारी बॉडी में होती है, हमारे माइंड में होती है, या हमारे इमोशंस पे होती है। जब हम इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, जब योग के द्वारा हम इन तीनों चीजों में एक समन्वय, एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना देते हैं, एक हार्मनी बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, तो हमारे लिए कोई भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल नहीं रहती। फिर हमें स्ट्रेस का टेंशन खत्म हो जाता है। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि योगा क्या है, और हम कहते हैं कि हमारे को मेंटली जो प्रॉब्लम है, ये मेंटली जो हम अनस्टेबल हो रहे हैं, या मेंटल हेल्थ हमारी जो डिट्रॉइट हो रही है, उसका रीजन स्ट्रेस है। बट स्ट्रेस का कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एबिलिटी की या क्षमता की कमी है, हमारे अंदर मैनेजमेंट स्किल नहीं है, जिसके कारण हम उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो हम हेल्थ के बारे में जानेंगे। हेल्थ क्या है? हेल्थ के बारे में WHO क्या बोलता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। अब देखिए 3 पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल यानी कि रिलेटेड टू योर बॉडी, मेंटल रिलेटेड टू योर माइंड, एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इन्होंने 3 पैरामीटर में, 3 डायमेंशन में समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले है फिजिकल वेलबींग, यानी फिजिकली आप फिट हैं, आपको खांसी जुकाम बुखार कोई इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्या होगी या आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा मेंटल स्टेट जो होगा वो खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। फिर मेंटल वेलबींग, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। जैसे कह सकते हैं कि हम आजकल बोलते हैं कि इंडिया में भाई लोगों में जेलसी वाला फैक्टर बहुत ज्यादा है। हमने एंशिएंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी देखा कि आपसी जलन के कारण हमने विदेशी शक्तियों को भारत में आने दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीज है जो हमें अंदर ही अंदर खाया जा रही है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मेंटली हमको अंदर से कमजोर कर रही है।
तो वो चीज भी हमें देखनी होगी। और तीसरा सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग क्या होता है कि आप सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं, आपका एम्पैथी कैसा है, आप लोगों को किस तरह से अपनी बात समझाते हैं या लोगों की बात को किस तरीके से समझते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों जो होते हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ को सोशल वेलबींग या सोशल जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक एग्जांपल देखिए, सोशल में क्या होता है कि आप न्यूज चैनल देखिए आज की डेट में, तो न्यूज चैनल्स आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वॉर वॉर वॉर। एवरी टाइम व्हेन यू आर फीडिंग वॉर इनसाइड योर हेड, व्हाट इज हैपनिंग, योर माइंड is coming in a state of fight or flight mode. Your mind is becoming stressful कि कल अगर चाइना से लड़ाई होगी तो हम क्या करेंगे, कल पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हमने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, या कोरोना को हमने इतना ज्यादा फैला दिया। तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो कोरोना की दहशत से मारे जा रहे हैं। इंडिया में कोरोना का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है और ज्यादातर लोग रिकवर कर जा रहे हैं। बट अगर आपने किसी को एक बार मेंटली या मन को किसी के तोड़ दिया, हिम्मत किसी की आपने तोड़ दी, तो उसके बाद फिर उसका सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो सोशल कंडीशनिंग है वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, और मेंटल हेल्थ अल्टीमेटली हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अटेंड करती है। अगर आपको पढ़ने का मन ही नहीं है तो आप कितना भी एफर्ट लगा लो, आपका शरीर साथ ही नहीं देगा। आप पढ़ने बैठेंगे आपको तुरंत नींद आने लगेगी, आपके अंदर का एंथुसियाज्म खत्म हो जाएगा, आपका मन जो होगा आपको एक जगह बैठने ही नहीं देगा, आपका मन आपको परेशान करेगा, इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा, मेंटली यू विल बी अनस्टेबल। सो हेल्थ मींस व्हेन यू आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली in a state of health. So this is the definition of health. Now next we'll talk about the definition of mental health. Okay, mental health को किस तरह से डिफाइन करा है? Mental health refers to cognitive, behavioral and emotional well-being. देखो cognitive मतलब जब आपका इंटेलेक्ट के लेवल पे, यानी सोच के स्तर पे, विचार के स्तर पे आप सही सोच रहे हैं। बिहेवियर यानी जब आपका बिहेवियर ऐसा है जो सोशली एक्सेप्टेबल है, आपके बिहेवियर से किसी को परेशानी नहीं हो रही या कोई आपको परेशान नहीं कर पा रहा, और इमोशनली आप चीजों को सही तरीके से ले रहे हैं। आप में से भी कई लोग होंगे, मैं भी होऊंगा, कोई बंदे ने कोई भी एक्शन करा, बिकॉज ऑफ अवर प्रीजुडाइज हम क्या सोचते हैं कि वो तो हमारे खिलाफ ही बोलेगा। हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला कि बेटा इधर आओ, और हमारे दिमाग में एक परसेप्शन चल गया कि अब वो मुझे डांटेंगे या मेरे को किसी चीज के लिए स्कोल्ड करेंगे, जबकि ऐसा था भी नहीं। तो कुल मिला के क्या है, आपको 3 स्तर पे मेंटल हेल्थ आपकी तब अच्छी मानी जाएगी जब आप कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल, यानी कि जब आपके विचार अच्छे होंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशंस। अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए आप उससे निकल जाएंगे हंसते हुए। तो इसीलिए कहते हैं इट इज ऑल अबाउट हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। तीनों चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। और इन सबका सोर्स जो है वो काफी हद तक सोसाइटी है, पर उससे भी ज्यादा जो है वो आपका एटीट्यूड है, आपका परसेप्शन है, आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा है, आप कहीं ना कहीं उसी तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर ना होना। मेंटली हेल्दी आप तब माने जाएंगे जब आप तीनों लेवल पे सही डिसीजन लेंगे, तीनों लेवल पे सही काम करेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और अच्छा बिहेव करेंगे। यानी ये नहीं आप तो अच्छा फील कर रहे हैं और दूसरे को आप मारपीट कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं या कुछ इस तरह का अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। नहीं, आपको अच्छा सोचना है, अच्छा महसूस करना है और अच्छा ही बिहेव करना है। बिहेवियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल सी कि इस स्लाइड में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, जो शॉर्ट कोर्स हमने आज बनाया है इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ही हमारी लाइफ में ये मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, तो पहले हम समझेंगे स्ट्रेस आता क्यों है योग के हिसाब से, इसके क्या क्या कारण है जिसकी वजह से स्ट्रेस हमें लाइफ में आता है। फिर योगा कैसे हेल्प करेगा स्ट्रेस को हटाने में और मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाने में। इसके साथ साथ फिर हम आपको बताएंगे कि क्या प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल एडेप्टेशंस आपको लेने होंगे, क्योंकि देखिए कुछ चीजों में आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। अब जैसे आजकल बरसातें चल रही हैं और आपने क्या करा, ग्रीन वेजिटेबल खा ली और उसके साथ में आपने पैरासाइट्स को इनटेक कर लिया, तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हर मौसम में हर चीज खाने के लिए नहीं होती, क्या खाने से हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं, इसके ऊपर हमारे योग में पूरा का पूरा अध्ययन किया गया है। जीवनचर्या, ऋतुचर्या, इनके हिसाब से सारी चीजें बताई गई। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपके इस बारे में डिस्कशन करूंगा। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो वो हमारी हेल्थ को खराब करेंगे, और अगर एक बार आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि योग में कौन से सूक्ष्म व्यायाम या माइक्रो सर्कुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं। देखिए अगर आप माइंड को और बॉडी को सेपरेट लेके चलेंगे तो ये अप्रोच सही नहीं है।
क्योंकि माइंड और बॉडी को हम साइकोसोमेटिक रिलेशनशिप में देखते हैं। एंड साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि आपकी साइकोलॉजी या आपकी साइकी का इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा और आपकी बॉडी का इफेक्ट आपकी साइकी पे पड़ेगा। अगर कोई बंदा हेल्दी है तो 100% चांसेस हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई बुराई नहीं होगी, वो चीजों को अच्छे से महसूस कर पाएगा। ठीक है, राइट? वॉइस आई होप इट इज कमिंग क्लियर। आपका शायद नेटवर्क इशू हो, कोई इशू नहीं। चलिए, उसके बाद कौन से योगासन करने हैं जिससे हमारा मेंटल स्टेमिना बढ़े या मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहे? इसमें खास तौर से आपको ध्यान देना होता है ब्रीदिंग एंड प्राणायाम पे। प्राणायाम जो होता है मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है। आप कितने भी स्ट्रेस हो, 4-5 गहरी सांस लीजिए, अगर आप ओम चैंटिंग करें या भ्रामरी करें, आपको तुरंत जो होगा राहत मिलेगी उस स्थिति से। तो ब्रीदिंग एंड प्राणायाम पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। फिर योग निद्रा क्या होता है कि जब हमारा माइंड हमेशा परप्लेक्स रहता है, हमारा माइंड हमेशा पजल्ड रहता है, हमारा माइंड हमेशा भागता रहता है, दौड़ता रहता है, तो क्या होता है वो अपने आप को रिलैक्स नहीं होने देता। और जब वो रिलैक्स नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसमें कई तरह की एग्जॉशन, कई तरह की डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। तो योग निद्रा भी हम समझेंगे ब्रीफली क्या होता है। फिर कुछ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है हंसना। अपने आसपास, अपने घर में आप जितना हंस सकें, मतलब ऐसा भी नहीं बिना बात के हंस रहे हैं, ठीक है? किसी के पैर में चोट लग गया, आप हंसने लगे तो फिर वो आपको हंसने लायक छोड़ेगा नहीं। तो हंसने का भी आपको ऐसा रूटीन रखना है कि हंसें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारी आपकी हंसने से ही खत्म हो जाती है। ठीक है? एंड लास्ट विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ म्यूजिक एंड मंत्रास। ये हमने पहले भी एक बार हल्का सा डिस्कशन किया है। आज मैंने इसलिए कहा डिटेल में डिस्कस करें क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे अपना रूटीन बढ़ा करने वाले हैं, पढ़ाई का हम सिस्टम बढ़ाने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। राइट, अब सबसे पहले देखते हैं कि योगा के हिसाब से स्ट्रेस है क्या और स्ट्रेस के कॉजेस क्या है। तो स्ट्रेस को जो हम बोलते हैं, महर्षि पतंजलि ने इसके लिए कलेश टर्म का यूज करा है। कलेश समझ ही रहे हैं, कलेश जो शब्द होता है। तो ये कलेश क्या क्या होता है जिसकी वजह से हमारे को स्ट्रेस होता है, ये जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है। सबसे पहले है अविद्या। अविद्या का मतलब है जब हमें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। हमें सही चीज पता नहीं है, हमें गलत चीज पता है, गलत चीज को मान के ही हम लोगों से लड़ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज कोई मिलिटेंट्स हैं, किसी भी कॉज के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, तो इन स्पाइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी दे आर फाइटिंग एंड दे आर किलिंग पीपल। तो उनको क्या है, अविद्या बोलेंगे उसको, क्योंकि वो हो सकता है उनको ऑब्जेक्टिव सही हो और उसे पाने के लिए जो तरीका है वो गलत है। तो अविद्या मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रियलिटी, सच्चाई का पता नहीं है उन्हें और उसके हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा, कहीं ना कहीं उनका मेंटल हेल्थ खराब होगा। अस्मिता, अस्मिता का मतलब होता है द सेंस ऑफ इगोइज्म और आई एम। ठीक है, ये आय जो है बड़ा खतरनाक शब्द है। किसी भी लैंग्वेज में आप देखिए आय और माय सबसे ज्यादा बार प्रयोग होता है। तो आय को पहले तो खुद जानिए, तो एक्चुअली आय है क्या, मैं हूं क्या। योग में सबसे पहले हम इसी चीज पे ध्यान देते हैं कि मैं हूं क्या, हु एम आई। विदाउट नोइंग हु एम आई एम ऑलवेज सेइंग आई एम दिस, आई एम दैट। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर है राग। राग मतलब किसी के प्रति एक्सेस जो होता है अट्रैक्शन, और जब एक्सेस अट्रैक्शन होता है, उसकी बात आपको कोई पसंद नहीं है या उसको आपकी कोई बात पसंद नहीं है, तो फिर आता है द्वेष। यानी जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसने आपकी बात में इनकार कर दिया, तो आपको तुरंत उससे लड़ाई हो जाएगी, आप कहेंगे नहीं जी ये तो बहुत बेकार है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं एक बैलेंस रिलेशन में रहना जरूरी है, ना ही बहुत ज्यादा अफेक्शन और ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा हेट्रेड। एक बैलेंस बना के जरूर करना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर है अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब होता है डिजायर फॉर लाइफ। ठीक है, अभिविन्यास हो गया। ये पंच कलेश है, यानी अपनी जिंदगी के लिए हमेशा चिंता करना कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। भाई दुनिया में आप पहले भी आए होगे, मरे होगे, कई लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो हमेशा अपनी मृत्यु के भय में रहना भी एक तरीके से मेंटल इलनेस को बढ़ावा देता है या मेंटल हेल्थ को खराब करता है। सो दीज आर द स्ट्रेस एंड द कॉजेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, इसका भी एक सोल्यूशन जो है वो हमको सदगुरु जग्गी वासुदेव देते हैं। वो कहते हैं द माइंड इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। एवरी थॉट, every emotion that you create changes the very chemistry of your body. Now it is proven by the psychologist also. ब्रेन केमिस्ट्री में जो हमारे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजी में या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इन चीजों को प्रूव कर दिया गया है कि जब आप जो सोचते हैं और जो फील करते हैं उससे आपके माइंड में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स जो होते हैं आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जो हमने पिछली बार स्ट्रेस वाली क्लास में पढ़ा भी था,
कि हमारे माइंड में डोपामिन निकलता है, ठीक है, सेरोटोनिन निकलता है, अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बायोकेमिकल है। तो जो हमारे विचार होंगे, जो हमारी भावनाएं होंगी, whatever we feel and whatever we think, it will change the chemistry of our mind. And when the chemistry of the mind or the brain is changing, definitely your mental health will change accordingly, right? So it is all about emotion, it is all about feeling, it is all about thoughts, and it is controlled by your mind. So we need to control our mind so that we can have good mental health, right? Please come to the next slide, which tells us about the entangled mind. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मन परेशान क्यों रहता है। देखिए, हमारे मन में सबसे ऊपर होती है बुद्धि। बुद्धि मतलब चेतना, यानी विजडम, जिसमें सही और गलत का पूरा पूरा हिसाब होता है। अब हम लोग क्या होते हैं, कुछ एक मेंटल विशियस सर्कल में फंसे रहते हैं। हम लोग हमेशा फंसे रहते हैं इस चीज में, ठीक है। जैसे कि हमारा माइंड क्या है, जब हमारा माइंड विजडम से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर हमारे मन में क्या होता है, सीवियर द्वंद्व चलता है। द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलता है। एक छोटा सा फैसला लेने में भी हम परेशान हो जाते हैं, ये करूं या ये करूं। आपने देखा वो शॉपिंग करने गए, 4 कपड़े दिखा दिए, वह परेशान, ये लूं या ये लूं, ठीक है। हमारे मन में हमेशा चलता है ये करूं या ये ना करूं, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमेशा। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है, जो 5 सेंस है, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमको डोमिनेट करती हैं। हमको जो अच्छा दिखा हम उसके पीछे चले गए। हमको पता चला ये चीज हमारे लिए खतरनाक है, फिर भी हम उसके पीछे जा ही रहे, ठीक है। कई बच्चों को आजकल गेम का एडिक्शन हो रखा है। गेम खेलने बैठे 8-9 घंटे गेम खेल रहे हैं, पता है उनको आंखें खराब हो रही है, बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, बट वो गेम खेलना छोड़ ही नहीं पा रहे। एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाता है हमें कि हमें चाहिए तो चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ठीक है। मेंटली हम बहुत चीजों से अटैच हो जाते हैं और वो चीजें क्या होती है, हमारे को परेशान करती है। इनका रिजल्ट क्या निकलता है, इनका रिजल्ट निकलता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स। एक एग्जांपल देखिएगा, एडिक्शन। हमको पता है कि एडिक्शन हमारे को लॉस करेगा, फिर भी हम लोग एडिक्शन छोड़ नहीं पाते। अब एडिक्शन यहाँ पे अल्कोहल का या स्मोकिंग का ही नहीं होता, टीवी देखने का भी एडिक्शन होता है, किसी को किताब पढ़ने का भी एडिक्शन होता है, किसी को फिटनेस का एडिक्शन होता है। तो दिन में जो होता है अपना 4-4, 5-5 घंटे फिटनेस बनाने में लगा रहे, जबकि उसने कुछ नहीं करना है, घर में ही रहना है। किसी को अच्छा दिखने का एडिक्शन है, वो मेकअप के ऊपर ही करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। किसी को हो गया भाई मुझे पतला होना है, तो वो न्यूट्रिशन के नाम पे जो है कंपनी वालों ने बेवकूफ बना रहे। और जितना भी आप ये देखिएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, ये आपके इन एडिक्शंस को ही आपके खिलाफ यूज करते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं, फिर इविल एक्ट्स होते हैं। हमारे मन में जेलसी आती है, हम क्या करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और उसको पाने के चक्कर में हम गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ये है सारा का सारा सिस्टम माइंड का, जो डिस्ट्रॉय होता है कब, जब हम विजडम से दूर होते हैं। और योग क्या करता है, हमें विजडम से, बुद्धि या चैतन्य से जोड़ता है। वो हमको बताता है कि रियलिटी है क्या, हम रियलिटी में क्या है, हमारी पावर क्या है। सो दिस इज अबाउट योग एंड दिस इज व्हाई it also explains the major factors affecting our mental health। यहाँ पे वो सारे फैक्टर मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं, ये जो डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपके मेंटल हेल्थ को या मेंटल बैलेंस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक चित्र के द्वारा समझाया गया है, बहुत ही अच्छा चित्र है। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल आप तभी होंगे जब आपको अपने खुद के भाई से लड़ाई लड़नी पड़े, आपको अपने खुद के गुरु को मारना पड़े। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के सामने अर्जुन है, और अर्जुन क्या कहते हैं कि भैया ये तो मेरे अपने खुद के नाते रिश्तेदार हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो वो कहते हैं कि धर्म के लिए तुम्हें इनसे लड़ना पड़ेगा, और धर्म क्या है उसको पूरा गीता में एक्सप्लेन किया है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में विजडम, जो पीछे हमने देखा ना एंटेंगल्ड माइंड है, जो हमारा माइंड पजल्ड है, जो हमारा माइंड भटका हुआ है, उसको अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें, आप मानिए या ना मानिए, ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। ईश्वर बोलिए, अल्लाह बोलिए, जीसस क्राइस्ट बोलिए, जो आपको कहना है कहिए, गुरु बोलिए, आपको उनकी शरण में जाना ही जाना पड़ेगा। उनकी शरण में जाए बिना मुक्ति नहीं है, क्योंकि वही आपके अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को जगाएंगे, ठीक है, और तभी ये चीज हो पाएंगी। तो ये बोलते हैं, इफ यू वांट टू सी द ब्रेव लुक टू दोज हु कैन रिटर्न लव, इफ यू वांट टू सी हीरोइक लुक टू दोज हु कैन फॉरगिव, ठीक है। पर यहाँ पे फॉरगिवनेस नहीं है, क्योंकि जिसने गलत किया उसको सजा देना भी जरूरी है। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ चाहिए तो आपके अंदर एक डेडिकेशन वाला फैक्टर, एक सुप्रीम बीइंग का आइडिया जरूर होना चाहिए कि कोई है पावर जो हमसे ऊपर है और जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। साइकोलॉजिकली, मेंटली इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, राइट। बिलीफ मेक्स यू स्ट्रॉन्गर मेंटली, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे रखी है कि भगवत गीता में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि अगर आपको कभी गुस्सा हो, क्योंकि आप ये देखिए जितने भी इसमें फैक्टर लिखे हैं,
ये सारे के सारे आपके मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। सबसे पहला है एंगर, कंफ्यूजन, ठीक है, जेलेसी, डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ये क्या होता है, ट्रॉमा दे देता है आपको, एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां पे आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप में डिप्रेशन आ रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, भगवान आपका साथ नहीं दे रहा। आपको लगता है डर, फियर है आपके मन में किसी चीज का, आपको ऐसा लगता है आपने कोई गलत काम कर दिया, आप क्या हो रहे हैं, चीजों को भूल रहे हैं, आप में लालच आ रहा है, आप में आलस आ रहा है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको आशा नहीं दिखाई दे रही, आशा की किरण नहीं दिख रही है, आप में लस्ट आ रहा है, एक्सेसिव लस्ट आ रहा है, आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, आप में घमंड आ रहा है, प्राइड आ रहा है, आपको शांति चाहिए, आपके मन में टेम्पटेशन है, किसी चीज को आप छोड़ नहीं पा रहे, किसी चीज के पीछे आप दीवाने होते जा रहे हैं, आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है। ये चैप्टर वाइज बताया गया है। देखिए साइकोलॉजी में या मैनेजमेंट में गीता को बहुत ही ज्यादा एक बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसमें ह्यूमन की जितनी प्रॉब्लम हो सकती हैं वो सारी प्रॉब्लम बताई गई हैं, वो सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, इसमें सारी की सारी प्रॉब्लम बताई गई है, सारे के सारे सॉल्यूशन बताए गए हैं, तो इतना तो मैं डिटेल में अभी नहीं जा पाऊंगा, पर हाँ अगर आगे इंटरेस्टेड आप लोग रहेंगे तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड विच वेयर वी टॉक अबाउट हाउ योगा विल हेल्प। अब योगा कैसे आपको हेल्प करेगा, तो योगा क्या करता है, स्ट्रेस को, या स्ट्रेस की जगह हम बोलेंगे पंच कलेश, जिनकी वजह से हमारे को मेंटल हेल्थ डिट्रॉयड होती है, उनको खत्म करता है, हमारी ससेप्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। जैसे अब कोरोना है आजकल, तो कोरोना से जो लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं उनको कोरोना होने की ससेप्टेबिलिटी कम है, जो लोग की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको उससे कोई ऐसी मॉर्बिडिटी होने का जो चांसेस है वो कम है। तो योगा कैन रिड्यूस ससेप्टेबिलिटी टू क्लेश और स्ट्रेस। योगा रिड्यूसेस फियर एंड एंजाइटी, ये आपके मन से भय को खत्म कर देता है। भाई सबसे जरूरी आपके लिए सांस लेना है, श्वास पे अगर आप ध्यान लगाएं तो आपका फियर एकदम खत्म हो जाता है। आप लंबी गहरी श्वास लीजिए, आपका नर्वसनेस, एंजाइटी, फियर तुरंत चला जाता है। अटेंशन को आप अपनी श्वास पे लगाइए, अभी आपका सारा का सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ठीक है, इट इंप्रूव्स ओवरऑल हेल्थ, इट ऑल्सो डिक्रीजेस स्ट्रेस एंड दस हेल्प इन कोपिंग विद टफ टाइम्स। अब जैसे आजकल हमारा इसका टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो हम लोग घर में बैठे हैं, कई लोगों के काम धंधों में परेशानी आ गई है, कहते हैं एक लंबी गहरी सांस लो, योगा करो, प्राणायाम करो, तो आपको एक तो तसल्ली मिलेगी और दूसरा आपको उससे निकलने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। ठीक है, योगा एनहेंसेस ओवरऑल अवेयरनेस। आप ये देखेंगे कि जो चीजें आप पहले नोटिस नहीं करते थे वो चीजें आप नोटिस करने लगेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगा, आपके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर काम करने लगेंगे, आपको वो चीजें भी पता चलने लगेंगी जो पहले आपके नोटिस में नहीं आती थी। इट इनहेंसेस माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने कहा, योगा करने से ना सिर्फ आपको मन बल्कि ना आपका शरीर भी मजबूत होता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे जीवन में हर जगह आपको सफलता मिलती है। योगा इनहेंसेस द फ्लो ऑफ प्राणा एंड एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और इसकी वजह से सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। शरीर में जो भी होती है क्लॉटिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है, और जब आप आसन करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड का और प्राण का प्रभाव बढ़ जाता है। जब वो प्रभाव बढ़ता है तो शरीर में आपकी नई ऊर्जा आती है, ब्लॉकेज हटने से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स आपके माइंड से बाहर निकलते हैं, और जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स या पॉइजन नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू आपको नहीं होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में भी सी कि योगा में हमें सबसे पहली चीज हम करेंगे कि प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल एडेप्टेशंस क्या जरूरी है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको यौगिक डाइट लेनी होगी। अब यौगिक डाइट का मतलब क्या होता है, यौगिक डाइट में हम उन चीजों को लेते हैं जिनको बॉडी नेचुरली डाइजेस्ट करने में कन्वीनियंट होती है। खास तौर से इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, बट वेजिटेबल और फ्रूट्स को भी हमें ये देखना है कि जो सीजनल है उन्हीं को यूज करें, जो ऑफ सीजन हमें चीजें मिलती हैं उनको यूज ना करें, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं आपके शरीर में जाके प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। आज की डेट में आप देखिएगा लौकी वगैरह होगी, इनमें टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक चीजें मिले, सबसे अच्छा ऑर्गेनिक डाइट होती है। ऑर्गेनिक डाइट अपने खेतों में उगाएगी जो डाइट है वो सबसे अच्छी होती है। दुनिया में जितने भी लोग 100 साल से ऊपर जिए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने जो है अपने ही खेतों का खाना खाया हुआ है। तो हमारा सबसे मेन है डाइट पे कंट्रोल करना। नॉनवेज को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नॉनवेज जो होता है, आप ये देख लीजिए, चाहे कोरोना फैला हो या प्लेग फैला हो, कोई भी बीमारी दुनिया में फैली है वो नॉनवेज से ही फैली है।
और वेजिटेरियन में भी आपको ध्यान रखना होता है। अब आप आज की डेट में आप सैलेड खाएंगे, लीफी वेजिटेबल्स का आप सैलेड खाएंगे, उसमें आपको पैरासाइट मिलेंगे, छोटा छोटा सा कीड़ा होगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपने खा लिया, आपके पेट में जाके वो सारा सिस्टम खराब कर देगा। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर एब्सिटेंस का मतलब ये हो गया कि कुछ चीजों से आपको दूरी बनानी है। जितनी भी चीजें एडिक्टिव होती हैं और एडिक्टिव चीजों से दूर रहना है। स्मोकिंग से दूर रहिए, लिकर कंजम्पशन से दूर रहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, बेसिकली एडिक्टिव्स होते हैं। और एडिक्टिव्स क्या होते हैं, आपको गुलाम बनाने के लिए डाले जाते हैं। इवन फास्ट फूड जो होता है और या जो आपको पैकेट वाला फूड होता है, इसमें भी एडिक्टिव्स होते हैं। उसमें ओपनली लिखा होता है कि एडिक्टिव्स, प्रिजर्वेटिव्स उसमें रखे हुए हैं। वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। एक बार अगर आपको एडिक्शन हो गया तो आप उन चीजों के बिना नहीं रह पाएंगे। तो इन चीजों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा, ज्यादा डिस्टेंस बनाएंगे तो बहुत अच्छा। लिसनिंग टू योगिक म्यूजिक। अब क्या होता है, हम लोग डेली म्यूजिक सुनते हैं और म्यूजिक में आप देख ही रहे हैं बेवफाई के गाने या एडिक्शन वाले गाने, शराब वाले, ये सब चलते हैं। तो इन चीजों से क्या होगा, आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में चलेगा। मन जो होता है ये जल की तरह होता है, पानी की तरह होता है। इसको जिस तरह से आप ढालेंगे उसी तरह का हो जाएगा। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, आपके अच्छे विचार आएंगे। आप लोग जाएंगे इधर पीने खाने वालों के साथ में, तो आपको वही वाले विचार आएंगे। तो इफ यू लिसन टू योगिक म्यूजिक, योगिक म्यूजिक का मतलब होता है आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए। आप इस तरह के म्यूजिक सुनिए जो आपको होप दे, जो आपको एनकरेजमेंट दे, जो पूरी तरीके से सात्विक संगीत हो। तामसिक संगीत सुनने से क्या होगा, आपके अंदर एडिक्शन बढ़ेगा, आपके अंदर एनवी बढ़ेगी, आपके अंदर जेलसी बढ़ेगी। और आज की जो हमारी यंग जनरेशन है उसके बर्बाद होने के लिए हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरह के गाने के कल्चर हमारे देश में अब आ गया है, वो लोगों को एडिक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि जिंदगी में एक ही रिलेशन सबसे बड़ा है, प्यार का रिलेशन, और उसमें धोखा मिल जाए तो तुम मर जाओ या मार दो। तो इन चीजों से हमें दूर रखना होगा अपने आप को। दूसरी चीज, डेली प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा। योग निद्रा इसलिए जरूरी है कि आपकी जो हीलिंग पावर्स होती हैं वो तब सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं जब आपका कॉन्शियस माइंड भाग नहीं रहा होता। जब आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करता है तब आपकी सुपर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर्स जो होती हैं एक्टिवेट होती हैं। इसीलिए दिन में कहते हैं कि आपको सोना जरूर है, 8 घंटे 6 घंटे की नींद जरूर लेनी है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का वियर एंड टियर होता है, आपकी बॉडी का रिपेयरिंग होता है, क्योंकि उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो योग निद्रा प्रैक्टिस करने का क्या फायदा है कि 10 मिनट में आपको 3-4 घंटे की नींद का फायदा मिलेगा और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे इससे एकदम से। कितना भी स्ट्रेसफुल हो आप हो, 10 मिनट का 20 मिनट का योग निद्रा कीजिए, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। अगली चीज, डेली प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम जो है, इट इज द ओनली proven method to control your mind, to control your thoughts. This is the only way to control your thoughts. ठीक है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ बताई है, एडिक्शंस आर मेड फैशन एंड स्टेटस सिंबल। तो इस तरह के स्टेटस सिंबल और फैशन से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि मैंने बोला सोशल फैक्टर जो होता है वो हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करता है। थिंकिंग हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है, इमोशंस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। अगर कॉन्स्टेंटली आप किसी चीज को पाने के लिए परेशान रहेंगे तो फिर आपका मेंटल हेल्थ जो है वो तो खराब हो गई, साथ साथ आपका ओवरऑल हेल्थ भी खराब होगा। राइट, सो ये प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल एडेप्टेशंस हमको अपनाने होंगे टू कीप आवर मेंटली हेल्थ स्ट्रॉन्ग। राइट, नेक्स्ट विल बिगिन विद शोधन क्रियास। अब योग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले योग में या प्राकृतिक चिकित्सा में, अगली स्लाइड में आप देखें तो हम सबसे पहले कहते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करना है हमने। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यहाँ पे 3 बेसिक प्रोसेस हैं जो बता रखी है। पहली जलनेति। जलनेति क्या होता है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से क्लियर कर देती है। जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो जाएगा तो आपको लंबी और गहरी श्वासें आएंगी, आपका ब्रीदिंग डीप हो जाएगा, और जितना आपका डीप ब्रीदिंग होगा उतने ही आपके थॉट्स में भी गहराई बढ़ जाएगी। आप कभी भी देखिए, छोटी छोटी जब आप घबरा जाते हैं तो आपकी सांसें शैलो हो जाती हैं, जब आप नर्वस होते हैं तो आपकी सांसें शैलो हो जाती हैं। पर जब आप नॉर्मल होते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में, अभी भी इस टाइम अगर आप डिटेल में मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए, आपकी ब्रीदिंग इस टाइम डीप हो रखी होगी। तो जलनेति करने से एक तो आपका पूरा का पूरा ऊपर का जो पोर्शन है, कपाल का जो इलाका है वो साफ हो जाता है। इसे करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ जाता है, आपका श्वासों पे ध्यान लगने लगता है, और जब आपका एक बार श्वासों पे यानी ब्रीदिंग पे ध्यान लगने लगता है तो धीरे धीरे आपका माइंड पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आने लगता है। दूसरी चीज है कपालभाति। कपालभाति का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कल शाइनिंग ब्रेथ। इससे आपका माथा चमकने लगता है। कपालभाति का मतलब होता है कपाल की शुद्धि, यानी अपने मस्तिष्क को साफ करना। कपालभाति करने से आपका मेटाबॉलिज्म इनहेंस होता है,
और कपालभाति करते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आई एम थ्रोइंग आउट ऑल माई नेगेटिव थॉट्स आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द बॉडी. आई एम थ्रोइंग ऑल द टॉक्सिन्स आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ माई बॉडी. सो ऑल द थ्री प्रोसेसेस आर बेसिकली टू डिटॉक्स द माइंड एंड बॉडी. मन और शरीर को जो है विषैले पदार्थों से मुक्ति के लिए ही हम तीनों क्रियाओं को करते हैं. तीसरी है कुंजल क्रिया. कुंजल क्रिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, बट इनको ना आपको प्रिकॉशन के साथ करना होता है. प्रिकॉशन के साथ इसलिए करना होता है क्योंकि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो उसमें आपको एडवाइस लेके ही इन चीजों को करना चाहिए. जैसे जल नीति आपने करी तो जल नीति करने के बाद में आपको कुछ टाइम तक कपालभाति भी करना होता है, ताकि वो पानी जो है वो कहीं भी आपके किसी भी सिस्टम में कहीं भी अटका हुआ ना रहे. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है तीनों चीजों का, इनको हम देख लेते हैं. पर इन सबसे ऊपर जरूरी है मेंटल क्लेंजिंग. ठीक है, मेंटल क्लेंजिंग के लिए क्या जरूरी है, हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं. हम अपनी अच्छाई को कमी को एट्रीब्यूट करते हैं किसी और इश्यू के लिए. ठीक है, आप देखिए अगली स्लाइड में देखिएगा. इसमें मैंने एक छोटा सा, मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, जो ना छोड़ते आप बीच मझधार में मेरा हाथ, तो कभी ना होती मेरी मुझसे यह मुलाकात. होता क्या है, हम जिंदगी भर अपनी गलतियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं. जिंदगी भर हम कहते हैं मैं जो कर पाया नहीं कर पाया वो दूसरे की वजह से है, जबकि जिम्मेदार आप खुद ही हैं. तो किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें एक्सेप्ट गॉड. गॉड आपके साथ है, बाकी किसी की जरूरत नहीं. आज मैं हूं आपका शुक्रगुजार क्योंकि मेरे जीवन का दिया है सबसे खूबसूरत आपने उपहार. आपने मुझे ऐसी जगह छोड़ा जहां पे मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और फिर भी मैं उस स्थिति से बाहर निकल आया. तो इससे पता चलता है कि मैं इमोशनली मेंटली स्ट्रांग हूं, एंड आई डोंट नीड योर सिंपैथी टुवर्ड्स मी. आई एम कैपेबल. ये आप सभी के लिए है. आपको अपनी परिस्थितियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना है. अगर आप किसी और को जिम्मेदार मानेंगे, आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे. जिंदगी भर आप किसी के मन मन गाली देते रहेंगे, किसी को आप बुरा भला बोलेंगे, और आपकी मेंटल क्लेंजिंग कभी नहीं हो पाएगी. खुद को खोकर ही शायद होता है खुद ही में खुद का दीदार. जब कुछ उम्मीद नहीं रहती और तब आपकी जिंदगी में कुछ मिरेकल होता है, तब आपको विश्वास होता है कि खुदा, अल्लाह, ईश्वर, जीसस मेरे साथ है. तो कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना करें. एक्सपेक्टेशन ही जो होती है उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है. तो एक्सपेक्टेशन ना करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपनी क्वालिटी पे विश्वास करें. ईश्वर चाहेगा तो आपकी मदद पूरी दुनिया करेगी, पर अगर कोई मदद नहीं कर रहा तो उसको कोसने की बजाय, उसको कुछ कहने की बजाय अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए. ठीक है, नेक्स्ट आइए. तो मैं हल्का सा ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ उसमें. जो अगला स्लाइड है ये देखिए, ये शोधन क्रिया है. ठीक है, इस तरह का एक पॉट होता है, ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं, उसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करते हैं. अगर ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो लेमन डाल सकते हैं, और एक नोस्ट्रिल से डाल के दूसरी नोस्ट्रिल से निकालना है. ब्रीदिंग मुंह से लेना है. आप देखेंगे इनका मुंह खुला हुआ है, मुंह से ब्रीदिंग लेना है. इस क्रिया को आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं. जिन लोगों को किसी भी प्रकार का कफ का प्रॉब्लम रहता है, साइनस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये रामबाण इलाज है. ये करने से साइनस 101% ठीक हो जाता है. ठीक है, बट इसे करें आप किसी गाइडेंस में ही कीजिए, अकेले मत कीजिए, क्योंकि अगर नाक में पानी वगैरह रह गया तो इश्यूज हो सकते हैं. तो इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस, आप इसको किसी के गाइडेंस में ही कीजिए. ठीक है, गाइडेंस के लिए मैं आपको जगह भी बता दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे इसको आप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज योगिक क्लेंजिंग प्रोसेस. इसमें हमने क्या करना है, पानी लेना है, हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर लेना है, जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है. उस पानी को हमने खूब पी लेना है, और पीने के बाद उसे वॉमिट करके बाहर निकाल देना है. ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी गंदगी फंसी होगी, वो सारी की सारा टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा. कफ के रूप में, एसिडिटी, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी वो सारी की सारी बाहर हो जाएगी. जब आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे. अगर डाइजेशन सही नहीं है, अगर आपको गैस की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो आप अच्छे थॉट्स नहीं आ सकते आपको. ठीक है, ये दूसरी प्रक्रिया है. और तीसरी है कपालभाति. कपालभाति तो देखिए आप सबको करना ही करना चाहिए. कपालभाति इज टू कंट्रोल योर माइंड. कुछ नहीं करना है आपने, एक बार डीप इनहेल लेना है और फिर एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है. कपालभाति वगैरह के वीडियोस मेरे बने हुए हैं, और अगर नहीं होगा तो आप किसी के भी वीडियोस नोट पे देख के कर सकते हैं. कपालभाति इज अ पैनेजिया. ठीक है, इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर देन यू डू इट स्लोली, और एल्स कपालभाति 1 सेकंड 1 to 2 स्ट्रोक यू कैन डू. तो 1 मिनट में आपके 60 स्ट्रोक हो जाएंगे. 60 to 120 स्ट्रोक आपके 1 मिनट में हो जाता है. इसे करने से क्या होता है, माइंड में जो भी थॉट्स होते हैं वो एकदम रुक जाते हैं, और जब आपके थॉट्स रुक जाते हैं तब आप फोकस कर सकते हैं. तो कपालभाति को करना चाहिए. ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है. डिटॉक्स करने के साथ साथ आपके थॉट्स पे आपका बहुत बेहतर नियंत्रण इससे स्थापित हो जाता है. ठीक है, दैट आई विल शेयर. यूट्यूब में मैं आपका लिंक पूरा शेयर करूंगा. ठीक,
नेक्स्ट पार्ट देखिए। फिर हम लोग कुछ आसन्स के बारे में बात करेंगे, और आसन्स के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष विभाग है, जो इंटरनेशनल योगा डे पे भी आप कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो कर सकते हैं। इस चार्ट में मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है। तो जो आपका एक साइड है कॉमन योगा प्रोटोकॉल, और दूसरी साइड जो मेनली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए जो मेन आसन है वो उसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए जल नीति, सूत्र नीति। सूत्र नीति थोड़ा मुश्किल होता है, सूत्र नीति छोड़ के जल नीति, कपालभाति, और तीसरा जो मैंने आपको बताया शोधन क्रिया वो कर सकते हैं। फिर ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऊर्ध्व हलासन, हस्त उत्तादनासन, पवन मुक्त आसन, सर्वांगासन, ये सारे के सारे आसन इसमें आप देख सकते हैं। इन सारे आसनों को आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगी। बाकी इसके लिए अभी हम आने वाले टाइम में वीडियोस बना देंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के, तो उन वीडियोस में आपको सारी की सारी चीजें गाइडेड मिलेंगी, आप उसके उस वीडियो को देखते देखते भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आसन है बेसिकली। आसन करने से होता क्या है, आसन करने से बॉडी में एनर्जी का, प्राण का, रक्त का प्रभाव बढ़ता है। जब उसका प्रभाव आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ आई एम कैपेबल, माई बॉडी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स। तो व्हेन इट इंक्रीजेस, आपकी बॉडी में ओवरऑल एक एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, टॉक्सिन्स कम होते हैं। फिजिकल हेल्थ बढ़ने से आपकी मेंटल हेल्थ भी बढ़ती है, आपकी विल पावर बढ़ती है, आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करने लगते हैं, और अनुशासन जब जिंदगी में आ जाता है तो फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता रुक नहीं पाती। तो आपका डिसिप्लिन बढ़ता है, बॉडी माइंड पे कंट्रोल बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, और ओवरऑल आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये चीजें जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। आपको एक एग्जिस्टेंस पता चल जाती है, आपको रियलिटी का एहसास होता है, और धीरे धीरे आपके शरीर के साथ आपका मन भी मजबूत होना शुरू होता है, राइट। नेक्स्ट कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जिनसे हम क्या करते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन एक्सरसाइज। कभी भी योगासन में जो पैटर्न होता है वो यही होता है कि पहले आप बैठें, प्रार्थना करें, ओम चैंटिंग करें, उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं जिससे बॉडी क्या होती है, वार्म अप होती है। इसमें नेक बेंडिंग होती है, शोल्डर मूवमेंट होते हैं, ट्रंक ट्विस्टिंग होती है, ट्रंक रोटेशन होता है, नी मूवमेंट होता है। ये सब करने से क्या होता है, आपकी बॉडी तैयार हो जाती है आसनों के लिए। बिना इस तरह का वार्म अप करे हुए, ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करे हुए आपको आसन शुरू नहीं करने। ये करने से क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। कई सारी छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं वो तो इनको करने से ही आपकी दूर हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा आसन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आसन को मेनली हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं पोस्चर के अकॉर्डिंग। पहली है मेडिटेटिव पोस्चर्स। तो मेडिटेटिव पोस्चर जो होते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं। इसमें काफी देर तक आपको बैठने का अभ्यास होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन। इसमें आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं। दूसरा रिलैक्सिंग पोस्चर। रिलैक्सिंग पोस्चर कौन से होते हैं कि जब आप आसन कर रहे हैं, आसन करते करते बीच में हम कुछ टाइम आपको रिलैक्सेशन भी देते हैं, क्योंकि योग का मतलब होता है बैलेंस। ऐसा नहीं है कि हम लगातार आपसे आसन कराएंगे और आपका जो बॉडी है उसको रेस्ट करने का मौका नहीं देंगे। योग में कहता है समत्वम योग उच्यते, यानी समता में स्थित होना ही योग है। आप जितना आसन करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में आपको रिलैक्सेशन भी देना जरूरी है। और तीसरा होता है कल्चरल पोस्चर्स। कल्चरल पोस्चर जैसे भुजंगासन, उष्ट्रासन। तो जितने भी आसन आपके शरीर को कल्चर में लाने के लिए या डिसिप्लिन में लाने के लिए होते हैं उन्हें कल्चरल पोस्ट कहते हैं। उस दौरान जब आप रिलैक्सेशन करते हैं वो रिलैक्सिंग पोस्चर्स होते हैं, और जब आप ध्यान करते हैं तो मेडिटेटिव पोस्चर्स होते हैं। तो एक जो कॉमन हमारा योगा का रूटीन होता है उसमें 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम दिन का लगता है। उसमें क्या होता है, स्टैंडिंग पोस्चर्स होते हैं, सिटिंग पोस्चर्स होते हैं, पेट के बल लेटना और पीठ के बल लेट के करने वाले आसन होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े से मैंने आसन आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं। अगले पेज में आप देखेंगे तो खड़े खड़े आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट या मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कौन से आसन करने, अगली स्लाइड में आप उन्हें देख पाएंगे। जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है। वृक्षासन क्या होता है, अगर आप स्ट्रेस में होंगे या आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो वृक्षासन आप कर ही नहीं पाएंगे, ताड़ासन आप कर ही नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी का बैलेंस ही नहीं बनेगा। बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से फोकस करेंगे, अपनी श्वासों पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो ये आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करते हैं, आपका डिसिप्लिन इंप्रूव करते हैं, आपका बैलेंस इंप्रूव करते हैं। पादहस्त आसन जो होता है, अर्ध चक्रासन जो होता है, ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी स्पाइन में एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। और जब आपकी स्पाइन में एनर्जी फ्लो होती है तो आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। और उसके साथ त्रिकोण आसन। तो ये आसन है जो आप खड़े होकर कर सकते हैं।
बहुत आसान आसन है, इजीली आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैठ के करने वाले आसन। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सिटिंग पोस्चर करने वाले, जैसे दंडासन। नेक्स्ट स्लाइड में दंडासन हो गया, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्टासन। नेक्स्ट स्लाइड में उसके अलावा शशांकासन, उत्तान मंडूकासन और वक्रासन। नेक्स्ट स्लाइड में है ये सारे के सारे आसन। इनको आप स्लाइड चेंज कर दीजिए। यस, ये सारे के सारे आसन आपके सामने हैं, इजी है करने के लिए, कोई बहुत दिक्कत नहीं है इनमें। बस आसनों को करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पीछे जाएंगे तो आप इनहेल करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग होगा तो एक्सहेल करेंगे, ट्विस्टिंग होगा तो आप एक्सहेल करेंगे, वापस पोजीशन पे आएंगे तो इनहेल करेंगे। ठीक है, श्वासों पे ध्यान देते हुए आसन करना है। और आसन का मतलब होता है स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं आसन की स्थिति में जब आप रुक जाते हैं, कंफर्टेबली आप होल्ड करते हैं उस पोजीशन को, आसन उसको कहते हैं जब आप उस आसन को रोकते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बैठ के करने वाला आसन है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे तो कुछ आसन है जो आपको पेट के बल लेट के करने हैं। ठीक है, पेट के बल लेट के करने वाले आसन है। इसमें है मकरासन जो रिलैक्सेटिव पोस्चर है। नेक्स्ट स्लाइड भुजंगासन, ठीक है, शलभासन और सेतु बंधासन। ये आसन है जो आप आराम से करेंगे। अब जैसे भुजंगासन है, भुजंगासन करने से आपका पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिजुविनेट होता है, आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है, आपकी स्पाइन और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन होता है, ओवरऑल आपका जो पूरा कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट आपका प्रॉपर काम करता है। और जैसा मैंने कहा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। राइट, नेक्स्ट देख लीजिए, ये आसन है जो आपको पीठ के बल लेट के करने हैं। देखिए 4-4 5-5 आसन बता रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा आसन नहीं बता रहा हूँ, और इजी है, बिल्कुल इजी करने में आसन है ये, इनको आप इजीली कर सकते हैं आसन को। ठीक है, इनहेल एक्सहेल का देखिए ऐसा होता है कि आपकी बॉडी जब आगे जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक्सहेल आउट होगा, और आपकी बॉडी जब पीछे जाएगी तो इनहेल होगा। आपको क्या करना है, फोकस इस पे नहीं करना है कि मुझे कब इनहेल करना है कब एक्सहेल करना है, आपको ये ध्यान देना है कि क्या करने से आपका इनहेल हो रहा है और क्या करने से आपका एक्सहेल हो रहा है। बाकी जब आप आसन करेंगे तो पूरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्त आसन, शवासन। शवासन जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आपका माइंड बहुत ज्यादा पजल्ड हो, आप शवासन की स्थिति में लेटिए। शवासन की स्थिति में क्या होता है, जब ग्रेविटेशनल पुल इज इक्विवेलेंट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो शवासन में आराम करने से क्या होता है, आपके शरीर पे ग्रेविटी का इक्वल इफेक्ट पड़ता है, तो स्ट्रेस आपका एकदम से रिड्यूस होता है ऐसे करने से। ठीक है, शवासन के आगे भी बहुत फायदे मैं आपको बताऊंगा। तो ये आसन है कुछ जो हमें करने हैं मेंटल हेल्थ बढ़ाने के लिए और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। अब अगली स्लाइड में फिर सदगुरु जी हमें बहुत अच्छी बात बताते हैं, वो कहते हैं कि व्हेन पेन, मिजरी और एंगर हैपेंस, इट इज टाइम टू लुक विद इन यू नॉट अराउंड यू। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम क्या होता है हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो मेंटल हाइजीन नहीं बनती, मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं होती। तो जब भी हमारे जिंदगी में परेशानी आए तो इंस्पाइट ऑफ दूसरे को बोलने के हमें ये देखना है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमेशा समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। यही सिंपल सी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। और आसन करने से क्या करते हैं, वो अपने मन को, शरीर को मजबूत करते हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम अपने आप को कैपेबल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। तो आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, उसमें लिखा है टू कंट्रोल द बीस्ट कॉल्ड माइंड, फोकस ऑन ब्रीदिंग। यानी अगर आपने अपने मन के राक्षस को काबू में करना है तो आपको श्वासों पर ध्यान देना होगा। प्राणायाम ही वो तरीका है जिससे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। टू कंट्रोल योर लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, फोकस ऑन शिवा द आदि योगी। शिवा की जगह आप अल्लाह बोल सकते हैं, आप अपने गुरु का नाम ले सकते हैं, जिनमें भी आपका बिलीव है, जिन भी देवी देवता, जिस भी ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं उसका ध्यान दीजिए। पर शिव को इसलिए कहा जाता है क्योंकि योग के प्रणेता, योग को बताने वाले, समाज के सामने लाने वाले शिव जी ही हैं। तो शिव जी का ध्यान करने से योग में ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं। तो इसमें जो नंदी बैल को दिखा रखा है, ये एक मन के तरह पे दिखा रखा है, जो पावरफुल तो बहुत ज्यादा है, पर अगर उसे कंट्रोल ना करे तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो कपालभाति वैसे तो देखिए षट क्रिया है, पर कपालभाति करने से आपका माइंड तुरंत कंट्रोल में आता है। आप 120 राउंड्स कपालभाति करके देखिए, आपके माइंड में जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है, एक दिन में लगभग 70,000 थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने से क्या होगा, आपका माइंड फोकस होने लगेगा। फिर नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है,
आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचती है। जब आपके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। आपके ब्रेन के जो पार्ट इनएक्टिव भी होते हैं वो भी एक्टिव होने लगते हैं। आप जितना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में रहेंगे, ऑक्सीजन जितना ज्यादा आप इनहेल करेंगे, आपका माइंड उतना ही ज्यादा शार्प होगा, उतना ही ज्यादा आपका माइंड मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर शीतली प्राणायाम होता है। शीतली प्राणायाम को करने से दिमाग में एकदम ठंडक आ जाती है। अगर आपका बीपी हाई है तो शीतली प्राणायाम करने से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन को बहुत जल्दी कंट्रोल में करता है शीतली प्राणायाम। जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, शीतली प्राणायाम करने से तुरंत उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल में आता है। भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो ब्रेन के सेंटर में हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, उस पीनियल ग्लैंड में को हम थर्ड आई भी बोलते हैं। तो भ्रामरी करने से क्या होता है, वो थर्ड आई जो होती है वो एक्टिवेट होती है। एज हाइट बढ़ाने के लिए तो देखिए आपको शीर्षासन तो मुश्किल हो जाएगा, आप ताड़ासन वगैरह कीजिए, इससे काफी फर्क पड़ता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या होता है कि आपके जो माइंड, जो ब्रेन का सेंटर का जो फर्स्ट पार्ट बनता है जिसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, वो पीनियल ग्लैंड इसका एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने से क्या होता है, आपको रियलिटी जैसी है वैसी ही दिखने लगती है। आपको स्पिरिचुअल, मटेरियल, हर तरह की विजडम मिलने लगती है। जो बुद्धि हमने दिखाई थी शुरू के फिगर में, जिस बुद्धि से दूर होने के कारण ही हम परेशान होते हैं, आप उस कॉन्शियसनेस से, उस जिसको आप आकाशिक चेतना कह सकते हैं या ईश्वरीय चेतना कह सकते हैं, उससे आप जुड़ने लगते हैं। आपका थर्ड आई एक्टिव होने लगता है और आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ और मेंटल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है भ्रामरी प्राणायाम करने से। एक ही प्राणायाम है जो तुरंत आपको इफेक्ट देगा, आपके माइंड की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और फिर ध्यान। प्राणायाम करने के बाद में आपको ध्यान में बैठना चाहिए और ध्यान में आप क्या करेंगे, श्वासों पे ध्यान देंगे। पहले क्या होता है, किसी एक चीज पे, वस्तु पे आप ध्यान दें और धीरे धीरे उस ध्यान को क्या होता है आप निरंकार की तरफ लेके जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में फिर सदगुरु कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अ ट्रूली इंटेलिजेंट माइंड इज नाइदर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेमोरी नॉर डिल्यूटेड बाय इमेजिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो सदगुरु ने बहुत अच्छी बात बोली है। सॉरी, हीमोग्लोबिन आपको प्राणायाम करने से बढ़ जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम करने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। अब इंटेलिजेंट माइंड या हेल्दी माइंड क्या है, वो मेमोरी से भी परेशान नहीं होता और इमेजिनेशन से भी। यानी कि ना तो वो पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच के परेशान रहता है, ना ही फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान रहता है। वो ये भी नहीं कहता कि मैंने इतना अच्छा समय दिया, आगे ऐसा समय आएगा या नहीं आएगा। और वो ये भी नहीं कहता कि कल क्या होगा इसके बारे में सोचता रहो। वो कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट में मैं अपना बेस्ट करूं। ठीक है, यस्टरडे चला गया, टुमारो आएगा। अभी आपके पास क्या है, प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट इज द गिफ्ट यू रियली हैव। सो योर माइंड, व्हेन योर इंटेलिजेंस विल स्टार्ट टू ग्रो, व्हेन योर कॉन्शियसनेस विल स्टार्ट टू ग्रो, व्हाट यू विल स्टार्ट टू डू, you will start focusing on the present in spite of focusing on past or future। उस पे ध्यान देने की बजाय आप किस पे ध्यान देने लगेंगे, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देने लगेंगे। राइट। नेक्स्ट, योग निद्रा। योग निद्रा के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। योग निद्रा में हम क्या करते हैं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और इसमें क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स आते हैं उनको हम हटा देते हैं, कुछ टाइम तक कॉन्शियस माइंड को इनएक्टिव रखते हैं और फिर हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है, वो हमें गाइड कर रहा होता है, उस पॉइंट को हम सुनने की कोशिश करते हैं। तो योग निद्रा करने के कई अलग अलग तरीके हैं, पर योग निद्रा जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। सॉर्ट ऑफ हिप्नोसिस सॉर्ट ऑफ स्टेट में आप चले जाते हैं जब आपका माइंड बड़ा रिसेप्टिव होता है। तो इस दौरान अगर हम आपके माइंड में पॉजिटिव चीजें फीड कर दें तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने ही आने हैं। तो इसीलिए हम योग निद्रा के दौरान अहम ब्रह्मास्मि पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है द क्रिएटर इज विद इन मी एंड आई एम द क्रिएटर। वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, योग निद्रा आप क्या करें, रात को सोने टाइम करें तो बहुत अच्छा है। बाकी जैसे मैं योग कराता हूँ तो मेरा 1 घंटे से ऊपर का भी 1.5 घंटे का भी योग सेशन हो जाता है, तो उस दौरान मैं योग निद्रा जरूर कराता हूँ ताकि एक बार माइंड और बॉडी को रिजुविनेट होने का पूरा मौका मिले और जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है योग निद्रा करने से। योग निद्रा में अहम ब्रह्मास्मि या मेडिटेशन में अहम ब्रह्मास्मि पे ध्यान लगाने से आपको एक चीज पता चल जाती है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, whatever I have to do, I have to work on my skill, I am responsible। and once you accept this fact, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज मेरे की कारण से हो रही है, मेरी जिम्मेदारी है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने ही आने हैं। पर जब तक आप बाहर की चीजों को ब्लेम करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है,
लास्ट विल टॉक अबाउट मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो मेडिटेशन के बारे में आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। तो मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ द एनर्जीज, फोकसिंग एंड हार्नेसिंग देम। तो मेडिटेशन में सबसे पहले आपको ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए, आपके मन और शरीर को चलाने वाली ऊर्जा क्या है, किस तरह से वो काम कर रही है, और फिर आपको उनको फोकस करना आना चाहिए। देन यू विल नो आप उनको फोकस कैसे करेंगे। एंड देन being in the present and connected to the universe is the real meaning of meditation. You are supposed to be in present and you need to know the real meaning of meditation. पहले आपको present में आना पड़ेगा, अभी क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बस आ ही रहे हैं, खत्म हो रहा है हमारा। The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life. तो ये आपको बहुत समझना पड़ेगा कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको हर चीज पे विश्वास नहीं करना, आपको चीजों को टेस्ट करना है। टेस्ट करके जब आपके ऊपर खरी उतरती है तब उनके बारे में बात करेंगे। अब जैसे मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे और बताऊंगा। दो तीन हमारा टॉपिक्स और बच रहे हैं। अगला स्लाइड में आप देखेंगे हास्य योग के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेंटल हेल्थ जो है वो आपके खुश रहने पे बहुत डिपेंड है। जब आप खुश होते हैं आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, आपके दिमाग में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो और खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना, आप खुश रहेंगे तो और खुशी आपकी तरफ आएगी। तो आप हास्य योग करें, अपने घर में अपनी फैमिली में 5-6 मिनट हंसिए, एक दूसरे को हंसाइए, और जितना आप हंसेंगे उतना आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, उतना आपका हेल्थ जो होगा इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है, ये बात श्योर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे हम आगे, यूज ऑफ म्यूजिक एंड मंत्रास। अब क्या होता है कि जैसे म्यूजिक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होता है। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप में, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि म्यूजिक का इफेक्ट क्या होता है। अब जैसे हमने सामने महामृत्युंजय मंत्र रखा है, तो महामृत्युंजय मंत्र को आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र को चलाइए और आपका जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, आपके थॉट्स को इंस्टेंटली चेंज कर देगा, आपके माइंड को पॉजिटिव कर देगा इंस्टेंटली। तो क्या होता है, मंत्र विद म्यूजिक ये चलने बहुत जरूरी होता है। आप कभी भी देखिए मस्जिद में 5 टाइम अजान पढ़ने का मतलब ये है कि 5 टाइम आप उस परम पिता को, उस अल्लाह को याद कर रहे हैं। याद करने से ही, कहते हैं नाम से ही सारे काम बन जाते हैं। तो म्यूजिक और मंत्र पे जो अपने प्रैक्टिकल भी मेरे रहे हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इनका रिजल्ट और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी मिलता है। इसके बारे में मैं एक बात करूंगा सेशन खत्म होने पे, और इस तरह से हम सेशन के लास्ट में आगे हैं। और लास्ट में फिर एक कोट है, वो कहते हैं, हाउ डीपली यू टच अनदर लाइफ इज हाउ रिच योर लाइफ इज। इफ यू आर रिच यू विल मेक अदर ऑल्सो रिच। अगर आपके एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं तभी आप उन्हें शेयर कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में खुशी है तो भी आप खुशी बांट पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में मेंटली आप स्ट्रांग हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग लोगों को कर पाएंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। सो इट इज ऑल योगा डू टू यू। योगा आपको इंप्रूव करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है, स्पिरिचुअली आपको अवेकन करता है। और जब आप अच्छे होते हैं तो आप समाज में अच्छाई ही बांटते हैं। भारतीय संस्कृति में हमने कभी भी समाज सुधार पे ध्यान देने की बात नहीं की, सिर्फ हमने कहा आप व्यक्ति को सुधारिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंडियन फिलॉसफी, एंड बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। Thank you very much. We are open for questions now.